अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, इमरान खान की टीम के एक अहम खिलाड़ी इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है। सूबाई असम्बली का बजट बानी PTI की मुशावरत के बगैर कैसे मंजूर करवाया? क्या एक सूबे के वज़ीर आला ने अपने कायद की हुक्म अदूली करके उसे माइनस कर दिया है? क्या इमरान खान का सबसे भरोसामंद आदमी भी खान साहब को दगा दे गया है? ये सवालात ऐसे हैं जिन पर मबनी ऐसे तुंदो तेज बाउंसर्स का सामना गुज़िश्ता 2 दिन से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ साथ पार्टी क़यादत को भी करना पड़ रहा है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद PTI को जब KPK में हुकूमत बनाने का मौका मिला तो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को बाएतमाद साथी समझते हुए उन्हें बतौर ओपनर सूबे का वज़ीर आला नामजद किया। इमरान खान को अली अमीन गंडापुर पर इतना भरोसा था कि अपनी रिहाई के लिए चलने वाली तहरीक की सदारत भी अली अमीन गंडापुर के सुपुर्द कर दी, क्योंकि शायद इमरान खान को मज़ाहिमती सियासत के लिए अली अमीन गंडापुर जैसे दबंग आदमी की ज़रूरत थी जो अपनी बात और मुतालबात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हो। इसका पहला मुजाहिरा हमने उस वक्त देखा जब पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद का पहली बार रुख किया। इस एहतजाज में PTI कारकुनों का जमे गफीर इस बात का शाहिद था कि अली अमीन गंडापुर अपने पहले ही इम्तिहान में पास हो गए हैं और अब मुक्तदरा घुटने टेक देगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। अली अमीन गंडापुर कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर चाय और आराम करने की गर्ज से KPK हाउस चले गए और वहां से ऐसे गायब हुए कि 24 घंटे बाद मंजर आम पर आए और अपनी गुमशुदगी के हवाले से एक जबरदस्त सी कहानी भी गढ़ दी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला की पैदल सैर का भी तस्करा शामिल था। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने एक बेहतरीन पावर शो का मुजाहिरा किया था, लिहाजा कारकुनों ने उनकी तमाम बातों को मिनो अन तस्लीम कर लिया। इमरान खान भी अली अमीन गंडापुर से काफी खुश थे, लेकिन क्योंकि इस एहतजाज में तहरीक इंसाफ अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकी थी, लिहाजा इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को एक और इम्तिहान में डालते हुए नवंबर के आखिरी हफ्ते में एक और एहतजाज की कॉल का कहा और एक कॉल दे दी। एक बार फिर पूरे जाहो जलाल के साथ अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद का रुख किया, लेकिन इस बार उन्हें मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ा। इस बार पहले की तरह ना तो रास्ते खुले थे और ना ही D चौक पहुंचना इतना आसान था। हुकूमत तहरीक इंसाफ को सख्त वार्निंग दे चुकी थी कि अगर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख किया तो इसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और फिर हमने देखा कि हुकूमत ने वाकई PTI कारकुनों के साथ कोई नरमी नहीं बरती, बल्कि अंधेरे में PTI कारकुनों पर अंधाधुंध गोलियां भी बरसाई गई। जहां हमने इस एहतजाज में हुकूमत की बेरहमी का मुजाहिरा देखा, वहीं हमने ये भी देखा कि जब PTI के कारकुनान अली अमीन गंडापुर को आगे लीड करने का कह रहे थे तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर कारकुनों की बात मानने से इनकारी थे। अली अमीन गंडापुर की इस बेहिसी पर जब कारकुनों ने एहतजाज करने की कोशिश की तो अली अमीन गंडापुर ने अपना सिक्योरिटी स्टाफ बुला लिया ताकि कारकुनों को पीछे धकेला जा सके और इसके बाद अली अमीन गंडापुर एक बार फिर अपने कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर वहां से गायब हो गए। अली अमीन गंडापुर के इस रवैये ने पार्टी कारकुनों में तशवीश पैदा कर दी। खुद इमरान खान भी इस बात पर नाराज नजर आए। इसके बाद अली अमीन गंडापुर की जानिब से ऐसे बयानात सामने आना शुरू हो गए जिनसे पार्टी को फायदा होने के बजाय मजीद नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। नवंबर के एहतजाज के दौरान होने वाली फायरिंग पर तबसरा करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हमारे कारकुनों पर सीधी गोलियां नहीं चलाई गई बल्कि हवाई फायर किया गया है। ये बात अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त की जब PTI की पूरी क़यादत अपने शहीद कारकुनों के घर जाकर ताज़ियत कर रही थी। यानी अली अमीन गंडापुर ने अपने इस एक बयान से पूरी तहरीक इंसाफ का बयानिया उड़ाकर रख दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अली अमीन गंडापुर की हरकतों के हवाले से पार्टी क़यादत और कारकुनों में तशवीश बढ़ती गई। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के कई बार बुलाने के बावजूद अडयाला जेल ना गए। बजट का मरहला आया तो इमरान खान ने वाज़े तौर पर पैगाम भेजा कि जब तक मैं सूबाई बजट की मंजूरी ना दे दूं तब तक कोई बजट पेश नहीं होगा। लेकिन इमरान खान के हुक्म के बरखिलाफ अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ KPK में बजट पेश किया बल्कि MPs को जो है वो डरा धमकाकर इस बात जो बजट है उसकी मंजूरी भी ले ली और अब इस बात की मुख्तलिफ तौजीहात पेश कर रहे हैं कि अगर ये ना होता तो मेरी हुकूमत चली जाती। इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या अली अमीन गंडापुर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान को माइनस कर दिया है? ये कुछ सवालात हैं और ये जो माइनस करने वाली बात है ये सवाल हम नहीं, इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान भी उठा रही है, बल्कि सबसे पहले उन्होंने ही उठाया है। इन्हीं सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम पंजोता साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर बहुत सारे इशूज़ हैं, गवर्नमेंट से तो शिकायत आप भी करते हैं, कोई इस तरह के मामला आपके हो हम भी शिकायत कर लेते हैं। ये जो आपकी पार्टी के अंदर मामला बन गए, थोड़ा सा मैंने सोचा कि आज आपके साथ एक 1-on-1 सेशन करके तो थोड़ा सा इस पर बात की जाए। सर अली अमीन गंडापुर साहब एक बड़े ट्रस्टेड एलाय इमरान खान साहब के एज एन ओपनिंग प्लेयर उनको सब समझते हैं कि भेजा इमरान खान साहब ने जब KPK में आप लोगों की गवर्नमेंट आई, उन पर एतबार किया कि वो मुजाहिमत भी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे और खान साहब की रिहाई के लिए काम करेंगे। कुछ और करते हुए नजर आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब और हालात अब यहाँ पहुँच गए हैं कि अलीमा खान कहती हैं कि वो माइनस कर रहे हैं इमरान खान को।
बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात यह है कि अली मीर गंडापुर साहब ने जितने भी खान साहब ने एहतजाज की कॉलें दी, उन्होंने उनके हुक्म के ऊपर अमल करते हुए इस्लामाबाद की तरफ वो आए और उन्होंने भरपूर तरीके से जितना हो सका। आगे आपको पता है कि गोलियां चला दी जाती हैं, ऑपरेशंस किए जाते हैं, लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। 40 करोड़ के तो इस हुकूमत ने सिर्फ शल ख़रीदे हैं कि ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हमने इस्तेमाल करने। तो जब जो फार्म 47 के मुताबिक हुकूमत बनाएगी, उसका मकसद ही ये हो कि एक पोलिटिकल जमात को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर वो जमात जो है वो उनको इक़्तिदार दिया जाता है, उनको उनका मैंडेट दिया जाता है, तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी, हम तो फिर दोबारा जेलों में, क्योंकि करप्शन के केस डील के तहत ख़त्म हुए। तो अली मीर साहब ने पूरा रोल अदा किया। उसके बाद खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी जुनैद अकबर साहब को। तो अब क्योंकि जो एक जंग थी ईरान और इसराइल की, उसके हवाले से खान साहब ने कहा कि 2 हफ्ते के लिए तहरीक मौखर, तो उसके बाद अब दोबारा होगा तो इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। खान साहब जिसके ज़िम्मे ड्यूटी लगाएंगे कि इस दफ़ा अली मीर ने लीड करना है, इस दफ़ा जुनैद अकबर ने करना है, सब ने 4 लोगों ने मिलकर करना है, 2 ने करना है, उमर अयूब साहब ने करना है, सेक्रेटरी जनरल साहब ने। इस दफ़ा तो मेरे ख्याल है जिम्मेदारी जुनैद अकबर साहब को मिली है, खैर लेकिन देंगे, हम अमल करेंगे। आपने जो बात आपने जो की माइनस के हवाले से, देखें पॉलिटिकल कमेटी के अंदर उससे पहले जो पार्लिमानी उन्होंने पूरा एक इजलास बुलाया, तमाम PTI के जितने भी MPs थे KP के, उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर अक्सरियत से फ़ैसला दिया कि अगर हुकूमत हमारी जाने का ये सारा मामला बनता है, एमरजेंसी लगती है, तो हमें उस सूरत के अंदर जो है वो कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं मुलाकात कराते तो फिर हम बजट पास करेंगे। तो बहरहाल उन्होंने जो जल्दबाजी की ना सर, अभी तो 5-6 दिन थे, 5-6 दिन थे, जल्दबाजी उसी वजह से आतंकी भी हो गए। पेश करने पे भी मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मंजूर करा लिया, जरा थोड़ा सब्र करते। 2-3 दिन इंतजार किया जा सकता था, बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। और आज कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट भी रजू किया गया है, उससे पहले भी मैं तो 2-3 दिन पहले ही कहा था कि बेहतर है कि ये रजू उस वक्त कर लिया जाए और कोशिश कर ली जाए डाला जेल की तरफ तमाम लोग MPs वगैरह या जितने भी 5-6 लोग खान साहब ने बुलाए हैं वो सारे मिलकर चले जाएं, तो ज़्यादा बेहतर होता और आज तनकीद ना हो रही होती, तो ये हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पर कोई माहौल जो है ना KP के अंदर या हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई, आप ये ना समझें कि बड़ा परफेक्ट है। उन हालात को देखें तो ये बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई जाए, यहाँ इनसे सूबा लेकर जैसे पाकिस्तान तो लगाने दे। वैसे एक बात बताऊं, ऐसा लगता है कि अली मीर गंडापुर साहब अपनी हुकूमत को बचाने में ज़्यादा मसरूफ हैं, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एंड गोल्स हैं उनकी तरफ काम करें। नहीं, देखिए ये हुकूमत अली मीर गंडापुर साहब की नहीं है, ये हुकूमत है इमरान खान की, और इमरान खान को वोट दिया है। MPs तमाम जो हैं वो इमरान खान के हैं, और इमरान खान के वोट से जीत के अली मीर गंडापुर साहब भी आए, उनके भाई भी आए। तो ये कोई गलत तासर है कि ये हुकूमत जो है अली मीर गंडापुर की है। वो इमरान खान साहब कहें कि फारग तो फारग कर देंगे, अलीमा खान साहब, इमरान खान साहब कहें कि अली मीर की जगह ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। कोई पर्सनल ग्रज है जो बार बार सरफेस करता है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप लोगों की इंटरनल मीटिंग की एक वीडियो भी लीक हो गई थी ऑनलाइन कॉल की, जिसके अंदर अलीमा खान साहिबा जो है बहुत खुश नहीं थी गंडापुर साहब से। फिर अलीमा खान साहिबा पब्लिकली भी कहीं ना कहीं कंसर्न एक्सप्रेस करती रही हैं, उन्होंने कहा बजट मंजूर करा के माइनस कर दिया इमरान खान को। गंडापुर साहब से ये सवाल पूछा गया तो उनकी टोन बड़ी अजीब थी, उन्होंने कहा जी उसकी बहन ने कहा तो जाके उसकी बहन से पूछो कि इमरान खान को माइनस कर दिया, मैं किसी और को जवाब दे नहीं हूँ। तो ऐसा लगता है कि कोई शायद कोई पर्सनल इशू है। फिर नहीं, पर्सनल इशू कोई नहीं है। देखें ये पार्टी के अंदर मामला, हमारे लीडर जो हैं वो जेल के अंदर हैं और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें हमारी एक्सेस के ऊपर पाबंदी है। मैं खुद कल गया, खान की बहनें गई, 2 बहनों को मिलने दिया, अलीमा खानम के ऊपर कांटा लगा हुआ, मेरे ऊपर है, सलमान अकम राजा के ऊपर है, दीगर 2 वकला न्याजी और एक और, वो भी नहीं जा सके, 2 लोग मिल सके। तो मुलाकात महदूद है, समातें इन्होंने एक पूरे प्लान के तहत मुलतवी की हुई हैं। अब देखें 26 तारीख कल है, वैसे 9 मई के केस की कल समात लगी हुई है, लेकिन ये कल समात नहीं करेंगे। मैं अभी से बता रहा हूँ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक सेट पैटर्न है कि इमरान खान के केसेस हाई कोर्ट में भी अल्तवा, क्योंकि उन्हें यही होता है कि अगर हाई कोर्ट के अंदर जमानत मिल जाए तो फिर नीचे वाले ट्रायल में उन्होंने पकाए हुए तो कोई नहीं होगा ना कि ये फाइनल मराइल के अंदर पहुंचा हो। वो चाहते हैं कि जब नीचे वाला ट्रायल फाइनल मराइल पर हो तब कोई ऊपर केस लगे। अब 9 मई के केसेस की कल समात लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुई, यानी कल फैसला आया। अब बेलें हाई कोर्ट, यही हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट इसी नौइयत के केसेस के अंदर जमानतें कन्फर्म कर चुका है, लेकिन जब ये केस सामने आए तो अब क्योंकि 26वीं तरमीम के तहत मजीद जो मामला थे, अदलिया के पास कोई इख्तियार था वो भी ख़त्म हो गया। तो चीफ जस्टिस साहब भी वहाँ पर थे,
तो वो सारी चीजें जोड़ती हैं कि किस तरह से सारी चीजें मैनेज की गई हैं। और इमरान खान की जमानत अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मैं आपसे बात करूंगी, आप एहतजाज कर रहा है, खुद वकील है, मैं आपसे पूछूंगी वो, लेकिन बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है जी। एक तो उस मुलाकात के ऊपर अगेन अलीमा खान साहिबा ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि मुलाकात कौन अरेंज कराता है, हमें अंदर नहीं जाने देते, उनको अंदर जाने देते हैं, इससे बहुत कुछ साबित होता है। एक तो मुझे बताएं कि आप लोगों का पार्टी के अंदर बैरिस्टर सैफ पे एतमाद है कि नहीं है। दूसरा ये कि सर जब वो जाते हैं मिलने के लिए तो क्या बात करके आते हैं, मौसम का हाल डिस्कस करके आते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लेनी है जिसको भी मौका मिलता है वो क्यों नहीं लेके आता? जो दो लोग मिलकर आ जाते हैं, 3 बार शोर मचाते रहते हैं जी कि खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी, इसलिए इशू के ऊपर बात नहीं हो सकती। नहीं देखें, हमें बिल्कुल तकलीफ है कि हम खान साहब हमारा नाम देते हैं, हम खुद मिलने के लिए जाते हैं, खान साहब राजा साहब को बार बार मिलना चाहते हैं और 3 से 4 महीनों के अंदर 2 दफा मीटिंग हुई और खान साहब जिनसे मिलना चाहते हैं वो क्यों नहीं मुलाकात कराते? फिर उसमें से पिक एंड चूज होगा और उस बंदे को एक्सेस मिलेगी तो जरूर बंदा होगा, हर्ट होगा कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा, ये क्यों जा रहा है। ठीक है, खान साहब की 2 बहनें जाती हैं, एक को नहीं जाने दिया जाता, हालांकि वो कहते हैं राइट है, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछूंगी सर इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे आप लोगों को पता है कि आप लोगों पर पाबंदियां हैं, जिसको मौका मिलता है वो काम की बात करके क्यों नहीं आता? सिर्फ ये सवाल कर। नहीं देखें, काम की बात जिससे खान मिलना चाहते हैं, मेरा ख्याल में पहले उनको जाना चाहिए, फिर सेकंड पे वो आ जाएं जो बाकी काम की बात करना नहीं मिलना चाहते बैरिस्टर साहब। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बैरिस्टर साहब वो नहीं मिलना चाहते होंगे तो कह देंगे कि ना आना, ठीक है। उन्होंने उनकी तरफ से कोई ऐसा मुझे मैसेज तो नहीं मिला कि उन्होंने कहा कि सैफ क्यों आए हो तुम। आप लोग एतमाद करते हैं, जो मैंने कहा एतमाद है पार्टी का बैरिस्टर सैफ पे? देखिए, बैरिस्टर साहब जो हैं वो केपी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अली अमीन साहब के साथ उनका है, तो जब उन्होंने खुद लगाया हुआ है तो फिर मैं उसमें कैसे ओपिनियन को दे सकता हूं? जवाब नहीं दे रहे आप, वैसे आप डॉज कर रहे हैं पहली दफा सवाल को, वरना आप डॉज करते नहीं है। नहीं, वो मैं दे नहीं सकता ना, मैं क्यों कहूँगा? एक तरफ वो है लगे हुए हैं और खान साहब उन्हें कहें अली अमीन को सैफ को हटा दो तो हटा देंगे। जब तक कोई भी बंदा उहदे पे है और मिल भी रहा है खान साहब से और खान की तरफ से हुक्म भी नहीं आ रहा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि सैफ बाहर चले? खान साहब का अभी तक गंडापुर साहब पे एतमाद है, तभी चीफ मिनिस्टर है, अदरवाइज वो कल बहनें मिली हैं वो कह देते कि फारिग कर दें। अच्छा, तो इसलिए अभी ये वाली चेंज जो है इसको इंटैक्ट समझेंगे, बैरिस्टर सैफ पे भी एतमाद है, क्योंकि अलीमा खान साहब ने सवाल उठाया कि उनको कौन मिलने देता है। सवाल तो पैदा होता है कि हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे। हाँ। ये तो होता है ना, इससे पहले कुछ और बुकला मिलते थे, हाँ। उस वक्त भी सवाल पैदा हुआ। आप अलीमा साहिबा के सवाल को इंडोर्स करने के सवाल वैलिड है? नहीं, सवाल देखें, मुझे नहीं मिलेगी इजाजत 6 महीनों से और मैं खड़ा हूँ, तो मुझे ये कहा जाएगा कि आप बाहर आए, आप अच्छे बच्चे बन के रहें, आपने खान साहब का पैगाम नहीं लेकर आना या खान साहब तक कोई एक्सेस ना जाए, खान का मैसेज अवाम तक ना जाए, तो फिर मेरे ऊपर भी पाबंदी नहीं है। मुझे ये मैसेज भिजवाया गया, ठीक है, क्योंकि हम जब जाते हैं तो बाहर की सारी सिचुएशन बताते हैं और खान साहब एग्जैक्ट जो बात करते हैं वो आकर एक एक चीज आकर मीडिया के ऊपर बात करते हैं और पार्टी तक एक एक चीज, एक पूरी चेन बनी हुई है। अब तो ये ना कि आप अपनी मर्जी ये एक आ जाए जी, 1.5 आ जाए, 2 आ जाए, ये वो चले। मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करेंगे, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने कहा कि बैरिस्टर तैमूर झगड़ा को नहीं मिलने दिया गया, सलमान अकरम राजा को नहीं मिलने दिया गया, मुझे नहीं मिलने दिया गया, बैरिस्टर सैफ चले जाते हैं, तो इसके बीच में क्या बात है वो आप समझ जाएं। मैं सिर्फ बात करती हूँ मजीद इस ब्रेक के बाद, व्यूअर्स हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात करते हैं कि मुलाकात किसकी होती है किसकी नहीं होती है। अच्छा, मुलाकातों की वजह से के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैं ये तो पहले कह रहा था कि पहले ही चले जाना चाहिए था। तरीकाकार क्या है सुप्रीम कोर्ट जाने का? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी ये इस तरह तो हम नहीं सुन सकते, आप गलत जगह पर आए हैं, या तो चीफ जस्टिस के पास जाएं या इसका कोई और तरीकाकार जो है वो ढूंढें। सारी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सारी जमात भरी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला से, सुप्रीम कोर्ट जाने का तरीका नहीं आता सर आप लोगों को? देखिए, हमें सारे तरीके आते हैं, हम सारे तरीके अडॉप्ट भी हमने किए हैं। हमने हाई कोर्ट से भी जब रजू किया, जब हाई कोर्ट का हुक्म था कि आप जेल मैनुअल के मुताबिक 6 लोग ये लिस्ट भिजवाएंगे और इनको मिलने की इजाज़त दी जाएगी, तो वो वायलेशन हुई और उसके बाद हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए कॉन्टेम्प्ट लेके। वो जितनी कॉन्टेम्प्ट्स हैं वो कोई भी आज तक नहीं लगी। उसके लिए आपने देखा होगा कि हम कभी किसी कोर्ट में फ़ाइलों के पीछे भाग रहे थे। अलीमा खान हमारे हमरा आती, अली अमीन साहब खुद बार बार आए और कोशिश करते रहे कि वो केस फिक्स किया जाए। अभी तक वो केस फिक्स नहीं किया गया। मैंने खुद पटिशन दायर की हुई है। तो पहला सवाल तो ये पूछने वाला है ना कि ये केसेस फिक्स क्यों नहीं किए जा रहे? तो इन अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं कर रहा? क्या 26वीं तरमीम का मकसद यही था कि जज जो है अपनी मर्जी से केस भी ना लगा सकें, और वो आपको नजर आ रहा है? सेकंड ये कि खान साहब ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट रजू कीजिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने हमने मुकदमात बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर, उसके अलावा जो रिगिंग हुई, वो जितने केसेस हैं वो हमने फाइल किए हैं, लेकिन रजिस्ट्रार जो हैं वो आगे पुट ही नहीं करते। रजिस्ट्रार तब पुट करते हैं जब चीफ साहब उनको हुक्म देते हैं या जो वहाँ ताकत रखते हैं वो कहते हैं जी ठीक है जी हमारे पास केसेस भिजवा दें। उनको इजाज़त ही नहीं है। हामद खान साहब ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा कि
मैंने केस फाइल किया था और उसमें रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा के वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि आप चैम्बर अपील करो। उन्होंने कहा जी मैंने वो भी की लेकिन वो फिक्स नहीं कर रहा, आपके सामने नहीं भिजवा रहा। तो जज ने कहा कि आप फिर भी उनसे जाकर मिले। वो फिर जाकर मिले, उन्होंने फिर नहीं लगाया। फिर उन्होंने जाकर चीफ साहब से कहा कि जनाब पूरा बेंच बैठा हुआ था कि वो हमारा केस नहीं लगा रहा। उन्होंने कहा जी कि क्यों नहीं लगा रहा? उन्होंने कहा जी आपके नीचे मुलाजिम है, आप पूछें। तो वो आपस में मिले हुए हैं, रजिस्ट्रार हो या वहां पर जजेस बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही दरवाजा नहीं है कि हो सकता है कि ये क्योंकि इनका नंबर क्रॉस करके आगे जो है वो किसी और को चीफ बनाया गया था, ये क्योंकि मेरिट पे बात करते हैं तो हो सकता है हमारी कोई इमदाद करें। बाकी जजेस तो सारे जो हैं वो हुकूमती जजेस बन के बैठ गए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास तो इख्तियार रहा ही नहीं, तो आप रजिस्ट्रार के पास जाएं या फिर आप चीफ के पास जाएं। तो आप क्या फिर व्हाट इज द क्या इसका वे आउट फिर क्या? पिटीशन हमने ड्राफ्ट की है और उसको फाइनल किया जा रहा है और उसमें पिटीशन आपने भी कहा ना कि इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये बात फिर कमिंग बैक टू अलीमा खान साहिबा पॉइंट जो उन्होंने बहुत पहले रेज किया था कि इमरान खान नहीं कहेंगे कि मेरी रिहाई के लिए कुछ करें तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना, जैसे आपने अगर किसी सेन वॉइस ने ये बात पहले उठाई थी कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए तो आपके कहने पे किसी और के मशवरे पे जाना चाहिए था। देखिए इमरान खान इस पार्टी के सरबराह है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ईरान और इजराइल का मामला बना हुआ है और हम वहाँ से धरना निकाल लेते हैं तो खान साहब का हुक्म है कि जब ये सूरत हाल हुई है तो हम इसे मौका तो अब बनिए ना, इसको कराना मिसाल के तौर पे यूज करें तो 3 दिन पुरानी 4 दिन क्या 12 दिन कॉन्फ्लिक्ट रहा है। 2.5 साल से खान साहब जेल में 2.5 साल से हैं और मेरे ऊपर कम से कम 20 से ज्यादा मुकदमात हैं, सिर्फ एहतजाजों की हैं। हाँ। ठीक है, घर बैठ के नहीं है, हम तो सड़कों पर निकले, हमने एहतजाज किए, हमने डंडे खाए हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी 302 कोई ऐसी दफा नहीं बची और हर लीडर के ऊपर 40, 50, 60, 70 वो FIR इसी वजह से हुई कि वो सड़कों पर आए हैं। ये एक नैरेटिव है जो एक एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है कि PTI को अंदर से कमजोर करो। उस नैरेटिव को कोई सपोर्ट करने के लिए लोग उस चीज को ज्यादा तूल देते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि इमरान खान कभी भी नहीं करेंगे, हमें मौसर तरीके से और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा या कोई एहतजाज नहीं कर रहा। हर जगह पर एहतजाज होता है। 9 मई को एहतजाज इस वजह से नहीं हुआ, आपको पता है कि जिस तरह जंग शुरू हुई थी उसके बाद हमने जाकर इज़हार यकजहती करते हुए हमने फिर रैलियां निकाली और 8 फरवरी इलेक्शन के बाद कम से कम 10 से 12 एहतजाज हो चुके हैं मुख्तलिफ। लेकिन जब भी एहतजाज होते हैं हमारे घरों में पहले छापे शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसमें कोई बात नहीं करेगा कि ये कैसा क्यों किया जा रहा है, या कौन ये कर रहा है, या कौन से एजेंसियों के एहलकार है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। हाँ, इस पर जरूर होता है जी कि आप अपने लीडर के लिए क्या करें, लीडर के लिए हम तो अपनी जानों के नजराने पेश करें, उससे बढ़कर और क्या होता है। हाँ, हमारे लीडर को फायदा नहीं हो रहा ना अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फायदा तो आगे कानून नहीं है ना। वो 75 साल से जो काबिज बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि कोई जमात या कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर फर्द करोड़ों की तादाद में हो कि उनकी हमने मर्जी मानी, वो तो आइन को नहीं मानने। वो कहते हैं कि हमारी मंशा कायम रहे, जैसे ट्रम्प कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानी रहे, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का ये दिल है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उनका कंट्रोल रहे, कोई भी जमात सर उठाए तो उनका सर काट दिया जाए। आप लोग ये सारा सिनेरियो पेश करते हैं, दूसरी तरफ आप लोग फिर कहते हैं हम एहतजाज करेंगे। अब आप फिर कह रहे हैं कि अब हम एहतजाज करेंगे, फिर क्यों? फिर ये दोनों बातें वो है ना सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी सिस्टम जो है वो सारा रिग्ड है हमारे खिलाफ, हम तो जो भी करें उसका फायदा नहीं होता, बहुत हद तक आपकी बात दुरुस्त भी है। दूसरी तरफ आप फिर दोबारा एहतजाज की तारीखें फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, फिर वो क्यों करते हैं? देखिए फिर या खाली लीगल चैनल के ऊपर जाएं, बार-बार वही दरवाजा चैनल तो खत्म हो गया ना, लीगल चैनल तो खत्म हो गया, फिर भी हम अडॉप्ट इसलिए किए ताकि दुनिया गवार है। दूसरा बात यह है कि हमने लोगों की ज़मीर झंझोड़ते रहना है, हमने लोगों को बताते रहना है कि हम कानून और आइन की बालादस्ती के लिए निकले हुए हैं। हम लोगों को इनकलाब की तरफ जो है वो गामजन कर तरफ अपनी कोशिशें जारी रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे बाकी ममालिक के अंदर इनकलाब आए, हमारे अंदर इनकलाब आए कि हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। और जब आइनी हुकूमत कबूल की जाएगी तो फिर ही हम हमारी जो कोशिशें होंगी, जो हमारी एफर्ट होगी वो हमारी मुकम्मल होंगी, तो उसके लिए हम अपनी जदोजहद करेंगे। जदोजहद तो नहीं रोक सकते हम। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा बता दें, बैरिस्टर गौहर कहाँ है? एक्टिव है आजकल पार्टी में? आप लोगों के मामला को देख रहे हैं, कोई नाराजगी तो नहीं है पार्टी में? बड़े उस पर उनको लेके बड़े रूमर्स हैं, उनको यहाँ तक आके टीवी पे आके सफाई भी देना पड़ी जी कि अगर कोई मुझे हटा भी दे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से मैं ही चेयरमैन रहूंगा। बात यहाँ तक आ गई। नहीं, देखें, खान साहब जब कहेंगे कि आप नहीं है तो फिर वो नहीं होंगे। नहीं, क्या बात वहां तक जा रही है? कोई ऐसा मामला है? देखें, अगर जाएगी तो 1 मिनट लगता है। खान साहब जो है ना वो लंबी नहीं सोचते, वो फौरन अगर उनका दिल हो तो फिर वो कर लेते हैं। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि पार्टी में उनकी कोई इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि बात वहां तक जा सकती होता है ना? एक इंसान की कोई कंट्रीब्यूशन होती है पार्टी में, उनके कोई इस तरह के मामलात होते हैं, आपको लगता है कि वो लूज कर रहे हैं ट्रस्ट खान साहब का? देखिए, खान साहब ने कहा कि चीफ पैटर्न जो है वो मैं हूँ। तमाम पार्टी के पहले भी मामलात वही देखते थे, लेकिन एक ऑफिशियली जो है वो उन्होंने अपने आप को किया, तो तमाम तर फैसले वो करते हैं। और उसके अलीमा खान साहिबा ने कहा ना कि वो गलत वक्त पर फेक होप देने वालों में, खुशखबरी सुनाने वालों में शामिल है।
कौन जी? बैरिस्टर गौहर, वो कहती है जब हम एहतजाज की बात करते हैं कुछ जोर पकड़ने लगता है तो कुछ लोग आके तारीखें देने लग जाते हैं कि खान साहब कब रिहा होंगे ताकि तहरीक ठंडी पड़ जाए। बैरिस्टर गौहर ही तारीखें देते हैं और नहीं, तारीखें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शुरू में मैं भी बात करता था कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मानत लगी हुई है और उसमें हमें पूरा उम्मीद है। उससे ये होता है ना कि फिर लोग ये कहते हैं कि शायद वो उम्मीदें टूटती हैं। हाँ। तो उम्मीदें एक तो नहीं टूटनी चाहिए, दूसरे नंबर पर हम इस वजह से बात करते थे कि ना उम्मीदी भी ना पैदा हो कि ये लोग बेजार ना हो कि ये कह रहे हैं कि खान तो नहीं रहा होंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि हमने जो केसेस को देख के कोई अगर प्रिजम्पशन की कि ये केस के अंदर नौयत ये है और इसके अंदर कोई चांस नहीं है कि इमरान खान की हाई कोर्ट से जमानत खारिज हो, ठीक है, और वो होती भी रही है, लेकिन नए मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। अब एक टाइम पे ऐसा है कि जब खान साहब के ऊपर एक केस भी नहीं बचा, जब बेदत केस का फैसला आया, लेकिन हमने कहा कि अब कौन सा केस डालते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि वो एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी, ठीक है। हालांकि सारी दुनिया इंतजार कर रही थी कि अभी खान को रिहा करेंगे। तो आगे से जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो कोई कानून को नहीं मानते, वो आइन को नहीं मानते, वो हाई कोर्ट को नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, वो बुनियादी इंसानी हकूक को नहीं मानते, वो इंसानों को नहीं मानते, वो लोगों की राय को नहीं मानते। वो कहते हैं जी बस हमारी मंशा चले, तो उसके मतलब उससे उसका हमारे सामने। अच्छा, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है। बजट के ऊपर खान साहब का एतराज तो आ गया, बगैर पूछे आप लोगों ने मंजूर कर लिया केपीके में। वो ये कहते हैं कि सरप्लस बजट जो है वो वफाकी हुकूमत को फायदा, नाजायज वफाकी हुकूमत को फायदा देने के मुतरादिफ है। जब इस सूरत हाल में किसी और सूबे ने नहीं दिया तो मैं केपीके की आवाम के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा और तब्दीलियां जो मैं सुजेस्ट करूंगा वो होंगी, हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। आइन के अंदर मंजूर कर लिया आप लोगों ने, मंजूर कर लिया, लेकिन उसके अंदर आप अमेंड कर सकते हैं। और ये अलीमी साहब ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के अंदर भी कहा है, उन्होंने स्पीच के अंदर भी कहा है, और इसलिए मुलाकात भी अब कर रहे हैं। कल लिस्ट में नाम भी उनका भिजवाया गया। उसके अलावा 5 लोग और भी जो खान साहब ने कहा, मुजम्मल असलम, तैमूर झगड़ा, शिबली फराज और उमर अयूब। और झगड़ा साहब का तो भी नाम था ना शायद, गालिबन कल भी था वो? नहीं, कल नाम उनका नहीं था, कल वैसे वो गए हुए थे। अच्छा। लेकिन 5 नाम भिजवाए हैं और अब देखते हैं, कल मुलाकात कराते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हुकूमत है या जो जितने भी बाकी इदारे हैं जो कंट्रोल करके तमाम मामलात को बैठे हुए हैं, इनको क्या सूबे की आवाम के साथ इनका इंटरेस्ट नहीं है कि एक जमात जिसने वहाँ वोट लिया वहाँ हुकूमत है और वो उस जमात के रहनुमा जो हैं वो मिलना चाहते हैं, दोस्त मिलना। नवाज शरीफ उससे 100 150 जो लोग जाकर मिलते थे, उनकी पार्टी के तमाम लोग साफी ये वो हर बंदा जाता था, कोई कदगन नहीं था। इमरान खान से उनके बच्चों की बात नहीं होती, डॉक्टर जो है उनकी रसाई नहीं है, उनसे जो है वो अखबार उन तक नहीं जाता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये करके आप क्या अचीव करना चाहते हैं? चलें, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैंने मजीद आपसे जरूर बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, आपने वक्त दिया। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आके तो ईरान इजराइल सीज फायर, थोड़ा सा उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक को जाने से पहले जैसे हमने कहा था कि ईरान इजराइल सीज फायर, थोड़ा सा उसके हवाले से बात करेंगे। सीज फायर तो हो गया है, कितना देर पा होगा, ये एक सवाल है जो बहुत से लोगों के जहनों में है। अमेरिकी सदर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इस उम्मीद का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सीज फायर जो है ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म की चीज़ होगी और ये तनाज़ा दोबारा सर नहीं उठाएगा। लेकिन एक राय ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी एग्जिस्ट करती है कि न्यूक्लियर जो हथियार हैं इनको लेकर ये तनाज़ा फिर से जो है दोबारा से हीटअप हो सकता है। थोड़ा सा इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया डिफेंस एनालिस्ट हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो यही कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या ये सीज फायर देर पा नजर आ रहा है? आपको लगता है कि ये स्टैंड करेगा? क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कुछ दोनों तरफ से, खासतौर पे ईरान का ये कहना कि अब हम परस्यू करेंगे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, आपको लगता है कि दोबारा इसको कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाएगा? जी बहुत शुक्रिया यशफीन मुझे इन्वाइट करने का। बिल्कुल ये रेलेवेंट सवाल है जी, ऑब्वियसली कि ये क्या उसका आउटकम होने का। मेरी नज़र में इसका ये आउटकम है डिपेंडेंट है, इसको कहते हैं कंडीशनल है। वो इसकी वजह ये है कि ईरान के अंदर इजराइल का इतना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क था भी, और ज़ाहिर है 12-13 दिनों में तो इतना एलिमिनेट नहीं हुआ होगा अभी इतनी जल्दी। मेरी नज़र में ये ज़रूर इजराइल और ख़ास तौर पे अमेरिका वेरीफाई करना चाहेगा कि इनका टनेज का जितना नुकसान उनको, जितने इन्होंने टन फेंका था बारूद और एमुनेशन, उसका कितने % असर हुआ है। क्योंकि इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांगली डक्ड इन है, और जाहिर है अभी इतनी जल्दी शायद ईरान उसकी काबिलियत ना हो कि वो पूरा कोमिंग या फिल्टर करके उनको निकाल सके लोगों को जो, या पकड़ सके। तो ये डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि इनके सारे न्यूक्लियर प्लांट्स को, और ख़ास तौर पर इनरिच्ड न्यूक्लियर जो कहते थे कि 60% हो गया है और इतने 400 किलो है और उसको कहीं गायब ना कर दिया गया हो, ये ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। अगर इनको लगा कि ये अभी भी एक पोटेंशियल थ्रेट है, किसी एक जगह है, या इनको इसकी लोकेशन पता लगी, या इनको लगा कि ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है ये इस हद तक नहीं डैमेज हुई और बड़ी जल्दी ईरान कम बैक कर सकता है,
तो फिर किसी ना किसी गांव में जैसे फॉल्स फ्लैग होता है या कोई और वॉलेशन करके खुद ही चलवा के एक आध मिसाइल होकर कि ईरान ने भी हम पर हमला किया था तो अब हम भी हिट बैक करने लगे हैं। वो मुझे एक पॉसिबिलिटी लगती है, लेकिन डिपेंडेंट है कि ये कितने सेटिस्फाइड हैं, खासतौर पे अमेरिकन के लिए ये हमने लिमिनेट किया है, 20-30 साल पीछे कर दिया है और यूरेनियम वगैरह हमने कहीं स्टोर आउट किया, निकाल दिया, व्हाटएवर, उसकी डिस्पोजल पे डिपेंडेंट होगा सर। 12-13 दिन का फियास्को हमने देखा, पूरे मिडिल ईस्ट को एक हॉटबेड बना दिया, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अमेरिका ने खुद भी बाकायदा उसके अंदर हिस्सा ले लिया, अगेन ऑपरेशन का उसको नाम दिया, जंग का नाम नहीं दिया, लेकिन किया क्या अचीव किया अमेरिका ने और इजराइल ने? क्योंकि जो अभी तक चीजें नजर आ रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका ने एक दफा या इजराइल ने एक दफा अटैक किया, ईरान ने जवाब में 2 दफा या 1.5 दफा उतना ही भरपूर जवाब दिया, फिर जो कुछ मेन टारगेट सेट किए थे, आपको नहीं लगता कि बहुत ही मैक्सिमलिस्ट टारगेट सेट कर लिए थे कि हम रिजीम चेंज करा देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, सर उसमें से भी कुछ अचीव नहीं हुआ, तो लूजिंग एंड के ऊपर नहीं लगे आपको इजराइल और अमेरिका इस सारे मामले के अंदर? देखिए, दुनिया में जब भी कोई मुल्क जंग थोपता है दूसरे पर, लॉन्च करने से पहले, अटैक या जंग लॉन्च करने से पहले उसके जहन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मिलिट्री, जिसका आप रेफर कर रही हैं। वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं। बस इस पर्टिकुलर केस में हमारे लगता है कि न्यूक्लियर और पॉलिटिकल थे और जाहिर है ह्यूमन एलिमेंट भी थे जिनको उन्होंने नॉकआउट करना था। देखिए, ह्यूमन वाला डैमेज तो डेफिनेटली ईरान को हुआ है, उनकी टॉप लीडरशिप को। अगर आप अपने पाकिस्तानी इंजीनियर्स का सोचना शुरू करें कि हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट के कितनों के हमें नाम याद हैं, तो शायद हम 2-4 से आगे ना जा सके। तो 19 उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट करना, आर्मी चीफ और टॉप लीडरशिप को करना, उनकी स्पिरिचुअल लीडरशिप को टारगेट करना, यहां तक तो इजराइल की कामयाबी डेफिनेटली है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये याद रखिए कि जब जंग एक थोपी जाती है या शुरू की जाती है तो ऑब्जेक्टिव्स उस मुल्क के हमला करने वाले के अपने होते हैं। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस दूसरा मुल्क देता है या हिट बैक करता है तो आप जाहिर है ना सिर्फ वो फोर्स कोड पॉसिबली जो वॉर इन ऑब्जेक्टिव आपको मॉडिफाई करने पड़ते हैं, बाद दफा अगर आपकी तवक्कुआत से कम रेजिस्टेंस हो तो आप अप स्केल करते हैं अपने गोल्स को। लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि हमारी तवक्कुआत से ज्यादा बीट बैक किया है या हिट बैक किया उस मुल्क ने, तो आपको रीमॉडिफाइड और डाउन स्केल करने पड़ते हैं। राइट, यही हुआ। और हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की ज़ाहिर सिनेरियो जल्दी समझ भी पाएंगे और बहुत पुराना भी नहीं है, पिछले महीने की बात मैं कर रहा हूँ। हिंदुस्तान ने जब फोर्स गोल अपने सेट किए थे कि वॉर ऑब्जेक्टिव्स वो क्या लॉन्च करना चाहते हैं, तो उनका यही था गोल कि हमें सबसर्विएंट मुल्क बनाया जाए। हम दुनिया में लेस रेलिवेंट लगते थे हिंदुस्तान को, वो समझते थे कि हमें लीस्ट रेलिवेंट या इररेलेवेंट कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका को जरूरत थी किसी यहाँ सपोर्ट की। इकोनॉमिक वॉर जो चाइना के साथ चल रही थी उसके ज़हन में उसने समझा होगा हिंदुस्तान ने कि हम बहुत जल्दी पाकिस्तान को एक सबसर्विएंट इररेलेवेंट मुल्क बना देंगे जिससे हम प्रोमिनेंट जगह हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान ने जिस तरह का 6 और 7 की दरमियानी रात को 6-0 से जवाब दिया, फिर 10 तारीख को 26 टारगेट्स हिट किए, फिर 16 एयर बेसेस हिट किए, फिर S-400 हिट किया, टनेज पे की। ये होता है हर मुल्क जब जंग शुरू करता है तो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करता है दुश्मन। राइट, हिंदुस्तान ने भी यही किया हमारे ऊपर कि प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की पहले दिन और दूसरे दिन और 6 तारीख की रात को और 9 तारीख की रात। लेकिन हमने जो 7 तारीख की सुबह जवाब दिया और 10 तारीख की सुबह दिया, हमने वापस प्रोहिबिटिव कॉस्ट उससे बढ़कर इंपोज की हिंदुस्तान पर। राइट, अब वापस चलते हैं मिडिल ईस्ट। जो 13 तारीख का हमला किया था इजराइल ने 200 जहाजों के साथ, फ्यूल टैंकर्स के साथ, फेवरेबल एनवायरनमेंट करके, फ्रेंडली कंट्रीज जो सो कॉल्ड अरब मुल्क हैं लेकिन फ्रेंडली थे वो उस वक्त उनको आने में, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो मैंने अभी किया कि लीडरशिप को एलिमिनेट किया, तो इजराइल ने समझा था कि इतनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर देंगे वो ईरान पर कि शायद वो घुटने टेकने पर, कॉम्प्रोमाइज करने पर और न्यूक्लियर अबंडन करने पर आ जाएंगे, पहला। लेकिन 24 घंटे लगे ईरान को, जो मेरी तवक्कुआ से कहीं कम टाइम था, जब उन्होंने कॉम ने कम बैक किया। उन्होंने ना सिर्फ ड्रोन हमले मारने शुरू किए बल्कि रेजिलियंस भी शो की, और कहीं मुझे क्रैक नजर नहीं आया हिंदुस्तान पे। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक और डिसेप्शन प्लान जो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ ईरानियन ने किया, और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ईरान सिर्फ कौम नहीं है कि ये 5000 पुरानी तहजीब है, रेजिलियंट है, 200 सालों में इन्होंने 8 जंगें लड़ी हैं, और जाहिर है इनको एक वॉर टैक्टिक्स भी आते हैं और डिटरमिनेशन भी बहुत। बिल्कुल, और ये जो रेजिलियंस की जी सर मुकम्मल करने, सॉरी जी। तो मैं ये क्लोजिंग सेंटेंस पे ये कह रहा था कि जब इन्होंने एक और डिसेप्शन प्लान ये किया कि जब इन्होंने फायर बैक किए अपने ड्रोन्स, तो इकोनॉमिकल और लो कॉस्ट ड्रोन फायर किए। लेकिन इजराइल को इनका स्टॉक पाइल नहीं पता था और उनको ये भी नहीं पता था व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। उन्होंने समझा कि ये तो बेस्ट वेपन्स फायर हम पे किए जा रहे हैं। इजराइल ने अपने बेस्ट वेपन्स को यूज करके, वही जो इसकी हम अक्सर बात कर रहे हैं, एरो 2, एरो 3, एरो 1, उसके बाद डेविड स्लैंग, उसके बाद आयरन डोम,
और एक थर्ड है वेपन जिसका हम एयर डिफेंस वेपन है सिस्टम है जिसका हम जिक्र ही नहीं कर रहे, जो अमेरिका का है 2019 में यशफीन यहाँ पे डिप्लॉय हुआ था किसी एक्सरसाइज के चक्कर में इजराइल में। फिर उन्होंने अमेरिका से ये कहा कि हमें ये चाहिए, ये तो बड़ा सूटेबल है, हमास के हमारे बड़े काम आएगा हमास के खिलाफ। ये थर्ड है बेसिकली टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस, ये स्टैंड करता है, तो वो भी इनके पास अभी था जिसका कम जिक्र करता है मीडिया। तो ये सारे के बावजूद आप नोट करें कि उन्होंने मैसिव रिटेलिएशन शुरू की इजराइल ने। ईरान के मिसाइल $50,000 से $2 लाख की कीमत के दरमियान वेरी करते हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट एक रात पर $500 बिलियन खर्च किया अपने आप को डिफेंड करने में। और चौथे दिन जाकर उनको समझ आई कि इनके पास तो अभी जो मिसाइल आ रहे हैं वो तो हाइपरसोनिक आना शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि लेडर ऑफ एस्केलेशन जिसको मैं कहता हूँ, इजराइल से वापस लेकर ईरान ने अपनी मर्जी की चलाना शुरू कर दी। ये जंग की जो हाइप है वो अपनी मर्जी से क्रिएट अपस्केल करना शुरू कर दी। तब उन्होंने रियलाइज किया कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वॉर के, जो आपने पहले सवाल में पूछा था, ये तो अचीव हो नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा कि क्या करें, उन्होंने रिकवर बैक करने के चक्कर में आपने नोट किया कि फिर अमेरिका को इंडक्ट किया। और एक और जो इजराइल के खिलाफ ईरान को बहुत बड़ा एडवांटेज था, हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि इजराइल साइज में 70 गुना छोटा है ईरान से, पॉपुलेशन में 10 गुना छोटा है। 70 गुना कम इलाके को मारना बड़ा आसान है। अगर हम विजुलाइज करना चाहें कि इजराइल कितना बड़ा मुल्क है, तो पाकिस्तान का 40वां हिस्सा है, केपी के एक हमारा सूबा है उसका चौथा हिस्सा है इजराइल। तो इतना छोटा जब ज्योग्राफिया ईरान ने हिट बैक किया तो उनकी पॉपुलेशन में पैनिक फैली, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 50 सालों में या 60-70 सालों में जितनी जंगें इजराइल ने इंपोज की हैं अपने एक्सटर्नल नेबर्स पर, ये तो जंग को उनके डोर स्टेप पर लेके जाते थे, उनको हिट बैक करते थे। उनको गाजा को 2 साल से बच्चों को रियलाइज कर, उनको होता था कि जंग क्या होती है। इजराइल के लोगों को तो पहली दफा पता चला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और वेरी नाइसली पुट ऑल्सो, क्योंकि जो बातें आपने सारी एक्सप्लेन की हैं, प्रॉब्ली कीपिंग दोज इन माइंड, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहीं ना कहीं ये कहा है कि ईरान ने बहुत अच्छा शो पुट अप किया, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी मानना पड़ गया। सर लेकिन आखिर में मैं ये कॉमेंट लेना चाह रही हूँ आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप ही वॉन्ट्स टू बी सीन एज अ पीस प्रेजिडेंट, लेकिन उनको आते साथ ही एक तो उन्होंने गजा में जो कुछ इजराइल कर रहा है उसको इंडोर्स किया, तो मेरा ख्याल है पीस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो वहीं से पहले जो है वो खिड़की से बाहर चला गया। उसके बाद फिर ईरान के अंदर जो हमला हुआ उसमें साथ दे दिया इजराइल का। कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, वो फिर भी नोबेल पीस प्राइज के लिए जो फाइनली नॉमिनेट हो गए, गो कि हमारी हुकूमत ने सबसे पहले नामजद किया था, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक पीस हमारे पे उन्होंने जो हमें किया था हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में था शायद जी, हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी मैं पूरा नहीं देता, वो इसलिए मैं देता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में सबसे बड़ा क्रेडिट इस मुल्क के लोगों को और इस कौम को जाता है, पाकिस्तान, उसके बाद आर्म फोर्सेस को जाता है, उसके बाद एयरफोर्स को जाता है। हमने इतना मैसिव हिट बैक किया, या जो मैं कह रहा हूँ प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की हिंदुस्तान पर, तो हिंदुस्तान मजबूर हुआ ट्रंप के पास भागने पर। आप खुदा ना खासा देखें, अगर हमारा डिसएडवांटेज पोजीशन होती तो कभी सीज फायर होता, कभी ट्रंप आते, वो तो एक हफ्ता पहले कह रहे थे कि जी ये तो जंगे करते रहे 1000 साल से, तो ये तो लड़के ठीक हो जाएंगे, पहले ये था। देखिए एक चीज याद रखिए, विक्ट्री हैज वैल्यू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा, द पावर टॉक्स टू पावर। जब पावर हम जीते थे तो अब हमसे बात की जा रही है, हमें अगर खुदा ना खास्ता हारे होते तो हमें किसी ने नहीं पूछना था। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मुझे ट्रंप अवार्ड मिलना चाहिए, नोबेल पीस मिलना चाहिए। हमने बचपन में एक मैंने मुहावरा पढ़ा था, मेक द टॉक वॉक। व्हाट यू टॉक इट शुड वॉक। अगर आप बात करेंगे कुछ और वॉक कुछ और होगी तो फिर ऑब्वियसली बिल्कुल आपकी जो वॉक है वो भी आपकी इस बात से जो है ना वो होनी चाहिए, इन सिंक होनी चाहिए कि आप अमन चाहते हैं। मेरे बस वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। एक उमर खालिद चिश्ती हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने कि वन शुड वॉक द टॉक। अगर आप अमन के सदर बनना चाहते हैं तो फिर इस तरह से अमल भी करें कि लगे कि आप अमन चाहते हैं दुनिया के अंदर। आप दुनिया के किसी और मुल्क पे हमला आवर होकर खुद को एक प्रो पीस प्रेसिडेंट जो है वो नहीं कह सकते। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।